नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। मैं हूं दीपक यादव। आज हम बात कर रहे हैं रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी उस घटना की जिसे 28 अगस्त की तारीख ने हॉट टॉपिक बना दिया है, सुपरटेक के ट्विन टावर। लेकिन हम आज उन्हीं बातों को नहीं दोहराएंगे कि इमारत में क्या अवैध था, क्या नहीं था, कैसे तोड़ी गई, कितना बारूद लगा, कितनी बार प्लान बदला गया, कौन दोषी है, वगैरह वगैरह। क्योंकि सभी पक्षों को सुनकर इन सारी बातों को सुप्रीम कोर्ट ने बखूबी के साथ 140 पन्नों के अपने फैसले में लिख दिया है। अब बात होनी चाहिए कि व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या है। सुपरटेक के रनिंग प्रोजेक्ट का भविष्य कितना महफूज है, बकायेदारों को कितना भुगतान हुआ है, किन भ्रष्ट अफसरों पर शिकंजा कसेगा, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या ट्विन टावर के गिरने के बाद रियल एस्टेट सेक्टर में अब भी अवैध रूप से निर्माण कर रहे डेवलपर्स तक कोई संदेश पहुंचा, या हर मामले के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा ही खटखटाना पड़ेगा। एक नहीं कई सवाल हैं जो उन घर खरीदारों के मन मस्तिष्क में चोट कर रहे हैं कि जो अटके प्रोजेक्ट्स में पूंजी फंसाए बैठे हैं, ईएमआई का बोझ भी सह रहे हैं। रियल एस्टेट सेक्टर में साफ सुथरा माहौल क्यों नहीं बन पा रहा है, कहां दिक्कतें हैं, जानने की कोशिश करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। आज के बेहद खास पैनल में हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे आपका परिचय कराता हूं। हमारे साथ हैं आर.के. अरोड़ा साहब, चेयरमैन हैं आपके सुपरटेक ग्रुप के। हमारे साथ गौतम चटर्जी साहब हैं जो कि फाउंडर हैं महाराष्ट्र रेरा के। राजन बंदेलकर साहब हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं नरेटको के। और गुलाम जिया साहब हैं जो कि ईडी हैं नाइट फ्रैंक इंडिया में। इन खास मेहमानों के जरिए जानने समझने की कोशिश करेंगे कि जो घटना हुई वो तो हुई, लेकिन आगे का रास्ता कैसे साफ हो सकता है, आगे क्या कुछ हो सकता है। तो सबसे पहले आर.के. अरोड़ा साहब, मैं आपके पास ही आऊँगा और आपसे समझना चाहूँगा कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ उस पर हमने तमाम बात कर ली, आपने भी तमाम सवालों के जवाब दे दिए, लेकिन एक अहम सवाल जो अभी भी बना हुआ है कि घर खरीदार जो थे सुपरटेक के उन 2 टावर्स के जिनके बकाये को वापस करना था, उसकी क्या स्थिति है, कितने लोगों को पैसा दिया जा चुका है और कितने लोगों का पैसा अभी वास्तव में बाकी है, और वो क्या रकम थी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग करीब 40 साल से इस रियल एस्टेट के बिजनेस में काम कर रहे हैं और करीब 70,000 घरों की डिलीवरी हमने पिछले 40 सालों में दी है। तो जहाँ तक ये ट्विन टावर की बात हो रही है काफ़ी टाइम से, इसमें मेरा ये मानना है कि एक बिल्डिंग प्लान नोएडा अथॉरिटी द्वारा स्वीकृत कराया गया था 2005 में और उसको कंप्लीट करके 2009 में डिलीवर किया। उसी प्रोजेक्ट का एक पार्ट 2009 में हमने स्टार्ट किया, उसी सेम प्रोजेक्ट का, और वो 2014 तक उसको हमने तैयार किया, जिसको हम ट्विन टावर कहते हैं। तो इसमें इस ट्विन टावर में एक जजमेंट आया कि जो मैप रिवाइज किया गया था वो विदाउट द कंसेंट ऑफ 15 टावर, उनकी कंसेंट के बिना। साहब, हम इन चीज़ों पे बहुत बात कर चुके हैं, हमने कई शोज में। अरोड़ा साहब, मैं कह रहा हूं कि इन बातों पे हमने तमाम जगह बात की, कई बार हमने इन चीज़ों को सुना। अब हम ये चाह रहे हैं कि हम आगे की बात करें। जो हुआ, जो बीत गया, इमारत ढह गई, अब आगे नया सवेरा है। एक काली रात के बाद नया सवेरा आता है, तो आगे क्या कुछ होने वाला है। तो सबसे पहले जो बकाया था उनका एक बार डिटेल दीजिए कि कितना रकम दी जा चुकी है और कितनी बची है अभी। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार लोगों को पैसा वापस देना था। चूंकि ये जजमेंट 2014 में ही हाई कोर्ट द्वारा आ चुका था, तो ड्यूरिंग दिस 2014 और 2022 तक मोरलेस 95% लोगों को सेटल किया जा चुका है। उनका इंटरेस्ट भी पे हो गया है, उनका प्रिंसिपल भी पे हो चुका है। तो और जिस तरह से, और या उन्होंने कहीं दूसरी प्रॉपर्टी चॉइस करी है अगर कंपनी में, तो वो भी दे दी गई है। तो मोरलेस ऑल द पीपल जो इस ट्विन टावर में थे सारे सेटल हो चुके हैं। कुल यानी ट्विन टावर में जो लोग थे उनका पेमेंट सेटल हो चुका है, जो कि कहना है अरोड़ा साहब का। राजन सर, आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, इस पूरे घटनाक्रम के बाद अवैध इमारतें, ऐसा नहीं है कि अभी भी नहीं बन रही हैं, अवैध इमारतें अभी भी बनती हुई दिख रही हैं। एक अकेला केस सुपरटेक का नहीं था, एनसीआर में एक नहीं 1000 केसेस मिल जाएंगे। पूरे पैन इंडिया हम इस तरह की समस्याओं को देख रहे हैं, क्योंकि शायद इसी वजह से रेरा भी आया था। क्या सबक सीखा इससे डेवलपर्स ने? नमस्कार दीपक जी, मैं पहले तो कहना चाहता हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसको सब लोगों ने मान लिया है।
और ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर काफ़ी लोगों को शायद पता नहीं होगा कि ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देने के बाद कि आर.के. अरोड़ा जी ने खुद पैसे लगाकर खुद वहाँ पर खड़े रहकर ये बिल्डिंग गिराई है। मतलब शायद मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो इसके वैसे अगर बोले कि सो कॉल्ड अप्रूवल, क्योंकि वो जब भी आर.के. अरोड़ा भी कहते गए, और इवन अगर आपने देखा होगा तो नोएडा अथॉरिटी ने भी एफिडेविट दिया हुआ है कोर्ट में कि भाई ये चीज़ है। हाँ, इसमें अगर आप बोलेंगे कि गलत क्या था, तो गलत ये था कि वो जो एक अपार्टमेंट एक्ट आया हुआ था, वो अपार्टमेंट एक्ट को वो लोकल कॉरपोरेशन से, लोकल बॉडी, लोकल स्टेट गवर्नमेंट, उन्होंने अडॉप्ट करना चाहिए था। तो जब काफ़ी टाइम पे, अगर मैं आपको एक उदाहरण दूँ, शायद गौतम चटर्जी भी मेरे साथ है तो शायद वो भी मानेंगे कि रेरा अगर आप देखो तो 2016 में आया, लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो 2021 में आप हमारे साथ थे, जम्मू कश्मीर में रेरा इम्प्लीमेंट हुआ 2021 में। तो अब काफ़ी टाइम पे ऐसा होता है कि जो एक्ट आता है तो इम्प्लीमेंट कोई स्टेट में होता है, नहीं होता है। अब ये एक वन ऑफ केस है कि जिसमें मैं कहूँगा कि अरोड़ा जी की बैड लक है कि जिस पे अगर उन्होंने देखो तो उन्होंने परमिशन ली और उसके बावजूद उनको खुद के हाथों से खुद के पैसे लगाकर वो बिल्डिंग तोड़नी पड़ी। अब अगर आप पूछ रहे थे कि इससे लेसन क्या लेना चाहिए, सर इससे 2 लेसन लेना चाहिए। सबसे पहले डेवलपर ने एक लेसन लेना चाहिए कि अगर मुझे अप्रूवल मिल रहा है तो उसमें भी उसने देखना चाहिए कि अप्रूवल अगर मैं जो ले रहा हूँ वो सही है, कि अगर मैं कोई गलत ढंग से, जैसे आज हर मीडिया में बोला गया कि करप्शन की बिल्डिंग ढह गई। ये क्या हो गया कि मीडिया ने, सॉरी टू टेल यू दैट, ये मीडिया ने भी इसको इतना हाइप ज़्यादा किया है। हालांकि मैं तो इसमें पॉजिटिव ढूंढता हूँ। पॉजिटिव ये ढूंढता हूँ कि डेवलपर ने समझ लेना चाहिए कि अप्रूवल सही ढंग का लो। दूसरी बात, आज ये क्या है, ये प्री रेरा था। मैं और गौतम चटर्जी सर भी मेरे से सहमत होंगे कि आज के बाद शायद ही ऐसे कोई हो सकता है, क्योंकि प्री रेरा और पोस्ट रेरा में बहुत फर्क है। क्योंकि जितने भी अप्रूवल है, अप्रूवल आती है और रेरा भी उसको कितना भी नहीं कहे तो जांचती है। और पब्लिक डोमेन जो बायर है, वो बायर भी आज पहले से इंटेलिजेंट हो गया, सोशल मीडिया हो गया, तो उसको सब पता चलता है कि क्या है क्या नहीं है। तो इसमें मैं बायरों को, जैसे डेवलपर को एक नसीहत देता हूं, तो बायरों को भी एक नसीहत देना चाहता हूं कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट में ही खरीदना चाहिए, ताकि क्या होगा कि इसमें गलत गुंजाइश होने की चांसेस बहुत कम है। बिल्कुल, लेकिन हम तो चाहते हैं कि रेरा में जब रेरा नंबर हम देखें तो गुंजाइश कम की बजाय बिल्कुल ना हो। क्यों किसी कंफ्यूजन, क्यों किसी दुख के साथ हम प्रोजेक्ट में फंसें। गौतम सर, आपसे समझना चाहेंगे कि इमारत तो टूट गई, इमारत के टूटने के बाद अब जो सबसे बड़ी समस्या थी कि डेवलपर को सजा भी मिल गई, होम बायर जिनका पैसा फंसा था उन्होंने भी एक लंबा समय कोर्ट से लड़ाई लड़ते हुए बिताया और आखिर उनको जीत मिली। लेकिन उस जीत को वो खुशी से ज़रूर जाहिर कर रहे हैं, लेकिन आज अगर उनका घर होता, वो पैसा शायद कई गुना ज़्यादा होता जो उनको रिटर्न मिला है। मैं समझना चाह रहा हूं कि जो अधिकारी इसमें शामिल थे, जिन्होंने मंजूरियां दी हैं, उनका क्या होगा, उनके लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए। हालांकि नाम यूपी गवर्नमेंट ने उनके जारी किए हैं, 26 नाम हमारे सामने आए हैं, लेकिन उनको कैसे, क्यों ये ऐसा होता है? दीपक जी देखिए, ये कोई भी अवैध हो, गैर कानूनी हो या अनऑथराइज्ड हो, चाहे वो सुपरटेक का ट्विन टावर हो या कोई भी G+4 अपर अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो या एक मेज़नाइन फ्लोर वाला स्लम स्ट्रक्चर हो, ये जो है इसका अंजाम क्या होगा। मतलब ऐसा अगर एक अनऑथराइज अवैध कोई कंस्ट्रक्शन अगर हो तो उसका तो 2 ही अंजाम हो सकता है। एक, अगर वो नियम के तहत उसको रेगुलराइज किया जा सकता है तो वो रेगुलराइज होना चाहिए, और अगर नहीं हो सकता है तो उसका जो है विध्वंस किया जाएगा, डेमोलिश किया जाएगा, जो कि यहाँ पर किया गया। अब यहाँ पर डेमोलिशन में फ़ायदा किसका होता है? सबसे बड़ी बात है कि डेमोलिशन में 2 चीज़ें तो ज़रूर होती है। एक तो एक राष्ट्रीय नुकसान है, इट्स अ नेशनल लॉस, और दूसरा है दिस ऑल्सो लीड्स टू डिस्प्लेसमेंट। जो लोग वहाँ से उससे जुड़े हुए थे, जैसे ट्विन टावर में इतने सारे होम बायर्स थे, सबको पैसा मिल भी जाता है तो जो उस पैसा विथ इंटरेस्ट, उस पैसे से उसी जगह पे आज के कीमत पे शायद वो घर नहीं खरीद पाएंगे, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो ये जो 2 चीज़ें होती है कि जब भी डिमोलिशन होता है तो उसमें अल्टीमेटली द नेशन लूजेस। अब इसमें ये चीज़ फिर से न हो तो इसके लिए एक तो चीज़, जैसे राजन जी ने कहा कि ये अगर रेरा, हाइपोथेटिकली ये सिचुएशन अगर रेरा उस वक्त होता और रेरा के तहत अगर होता
तो ये नहीं हो सकता था। बहुत हद तक ये सही है, लेकिन रेरा का भी जो इम्प्लीमेंटेशन और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है उसको हमको समझ लेना पड़ेगा कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिसको अगर हम मान के चलें तो शायद ये आगे चल के नहीं होगा। और उसके लिए जो है, जो हम जैसे कहते हैं इंग्लिश में, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, इलाज से जो है उसका बचाव ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि इसमें जो अहम बातें हैं उसमें उस पे हमको पहल करना पड़ेगा। एक तो जो है हम जिसको बोलते हैं कि जो इंफॉर्मेशन एसिमेट्री थी पहले जी, जो इसमें सुपरटेक में भी देखा गया, लोग स्ट्रगल कर रहे थे जानने के लिए कि ये अप्रूवल जो आपने दिया है ये सही है या गलत है। ये जो है आपने हमको बेचा था, उसके सामने हमको बताया था ये ग्रीन स्पेस रहेगा, लेकिन वो अब नहीं हो रहा है, वहाँ पर कुछ बन रहा है, मेरे जहन में लग रहा है कि गलत हो रहा है। ये अगर बातें जो लोग पूछ रहे थे, ये इंफॉर्मेशन की विषमता जो थी, इसको अगर दूर करते, जो कि रेरा में आज ऑनलाइन डिस्क्लोजर से जो है सारा इंफॉर्मेशन लोगों को पहुंचाया जाता है, तो मैं समझता हूं कि इस ट्रांसपेरेंसी से बहुत सारा हद तक ये जो है संभाला जा सकता है। और आगे चल के ये जो है अगर लोग जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसको अगर देखें तो ये विषमता जो है दूर हो सकता है। लेकिन इसमें फुल ट्रांसपेरेंसी जो है तभी पॉसिबल होगा जब डेवलपर इसको जहन में रखें कि हमको जो है ट्रांसपेरेंट बिहेवियर दिखाना पड़ेगा, और ट्रांसपेरेंट बिहेवियर दिखा के हमको ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा कंज्यूमर के। ये जो है अगर मिसट्रस्ट पे होगा कि वो तो एक होम बायर है, अरे होम बायर वो कहाँ है, वो तो होम ओनर है। करेक्ट। वो पैसा जो दे रहा है उससे वो घर वो खरीद लिया, मतलब वो आपका उतना परसेंटेज का इक्विटी पार्टनर बन गया है। करेक्ट। तो आपके हर डिसीजन मेकिंग में उसको आप क्यों नहीं शामिल करोगे? ये सब चीजों को लेकर आगे अगर डेवलपर कम्युनिटी, राजर और उनके सारे साथी अगर इसको सोचेंगे तो मैं समझता हूँ बहुत हद तक बिल्कुल आने वाले समय में डेवलपर्स को, मतलब अभी से डेवलपर्स को ये समझने की जरूरत है कि वो होम बायर नहीं है, होम ओनर है। ये बड़ा अच्छा टर्म सर आपने दिया। गुलाम जिया सर, आपसे समझना चाहेंगे कि सुपरटेक मामले में जो सबसे बड़ी समस्या देखने को मिली वो परचेजेबल एफआईआर की थी। हर बार परचेजेबल एफआईआर सुपरटेक के पास थे और वो आज भी उनके पास में हैं और आगे भी शायद उस पर वो निर्माण करेंगे उस एफआईआर का इस्तेमाल करते हुए। लेकिन जो समस्याएं बनी वो बनी ही परचेजेबल एफआईआर से। तो क्या इसका दुरुपयोग मानते हैं? क्या इसको और रेगुलेट करने की ज़रूरत है, इसको ठीक करने की ज़रूरत है? क्योंकि परचेजेबल एफआईआर की समस्या पूरे एनसीआर में हम देखते हैं कि एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट होता है, उसका एक लेआउट होता है, होम बायर्स को वो दिया जाता है और उसके बाद में फिर वो एफआईआर की वजह से वो प्रोजेक्ट का डिजाइन कुछ और हो जाता है, उसमें कुछ और इमारतें आ जाती हैं। इसको क्या ठीक करने की जरूरत है? इसमें भी यादव जी ये चीज समझें कि पिछले कुछ समय काफी सारे ऐसे कानून या ऐसे इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं। जैसे अगर मैं मुंबई की कम से कम बात करूं या महाराष्ट्र की बात करूं, जो एक यूडीसीपीआर नया बना है, ये हमारे पॉलिसी मेकर्स का और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि पॉलिसी इतनी क्लियर और साफ रखें कि उसमें डिस्क्रिशन का कोई चांस ना हो। और आप जिस चीज की बात कर रहे हैं ये एक बड़ा मसला है कि जहां पर आप डिस्क्रिशनरी पावर यूज करते हैं, जहां पर आप बनाए गए सिस्टम से हट के अगर कोई फैसला लेते हैं, चाहे वो सही हो या गलत, लेकिन उसके इफेक्ट्स जो हैं वो इस प्रकार के हो सकते हैं। लेकिन पिछले कुछ वक्तों में हमने तकरीबन कई जगहों पर मुल्क में ये जो डीसीपीआर जो डेवलपमेंट कंट्रोल नॉर्म्स हमने देखे हैं वो काफी इम्प्रूव हुए हैं। तो जहां एक तरफ रेरा के आने से खरीदारों को एक सहूलत हुई है, एक रिस्पाइट नसीब हुआ है, दूसरी तरफ इस तरह के जो क्लैरिटीज हुई हैं, जो ट्रांसपेरेंट रूल्स और लॉज जो पिछले चंद सालों में बनाए गए हैं, इससे आप जिस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं उस पर भी काफी हद तक अंकुश लगा है। लेकिन क्या ये मुकम्मल तौर पर ये चीज अब अवॉइड हो चुकी है? आगे फ्यूचर में डिस्क्रिशनरी चेंजेस नहीं होंगे? ये सवाल तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि शायद अब ये चीजें दोबारा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद चर्चा जारी रखेंगे और आर.के. अरोरा जी के पास चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो उनके अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हैं उनकी क्या स्थिति है, उनकी डिलीवरी की क्या तैयारी है, उन सारी बातों पर करेंगे चर्चा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस और आज प्रॉपर्टी प्लस में हम चर्चा कर रहे हैं कि सुपरटेक केस हो जाने के बाद अब आगे की क्या तैयारी है, किस तरह से सुपरटेक अब अपने आने वाले जो प्रोजेक्ट हैं जिन पर डिलीवरी उनको देनी है उन पर क्या कुछ तैयारी कर रही है। रियल एस्टेट में ये जो समस्या खड़ी हुई है सुपरटेक की वजह से जो ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हुआ है उसको दूर करने की क्या कुछ तैयारी है। तो हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं और मेहमानों के साथ चर्चा आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले अरोरा जी आपके पास आते हैं। तो आपसे मेरा सवाल ये होगा कि कई होम बायर्स ने हमसे संपर्क किया है, कई होम बायर्स ने हमसे बात की है। अभी भी सुपरटेक के साथ कुछ और इश्यूज भी हैं। हमें बताया जा रहा है कि येडा का कुछ रकम बकाया है। कई प्रोजेक्ट में सबवेंशन स्कीम थी जो शायद रुकी हुई है, उसको लेकर भी समस्याएं हैं। उनकी ईएमआई डिफॉल्ट्स हो रही हैं, उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, जहाँ तक अभी राजन जी ने भी एक्सप्लेन किया है कि इसके निर्माण में, जहाँ तक ट्विन टावर के निर्माण में हमारा कोई फॉल्ट नहीं था क्योंकि प्लान अथॉरिटी ने पास किया था। और जहाँ तक अभी परचेजेबल एफआईआर की बात अभी डिस्कस आपने बोल रहे थे, परचेजेबल एफआईआर की पॉलिसी आज भी लागू है। सेम पॉलिसी के तहत हमने पहले भी पास कराया था और सेम पॉलिसी आज भी लागू है। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ भी कोई वायलेशन नहीं था। जो वायलेशन था वो एक अपार्टमेंट एक्ट का था जो अभी आपको एक्सप्लेन किया है। अब आपके क्वेश्चन पे मैं आ जाता हूँ कि जो आप कह रहे हैं कि जी अदर जो प्रोजेक्ट्स हैं इसके अलावा जी, इसके अलावा जो प्रोजेक्ट्स हैं लगभग 20,000 अपार्टमेंट हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन है और 70 to 80% वो बन चुके हैं, तैयार हो चुके हैं। राजन सर, आपसे मेरा सवाल ये है कि एक बड़ी समस्या जो हमने देखी है कि ट्विन टावर तो ध्वस्त हुआ, ट्विन टावर के साथ एक जो ट्रस्ट हमने बनाया था रेरा आने के बाद, एक जो रियल एस्टेट में ट्रस्ट देखने को मिल रहा था वो भी बुरी तरह से ध्वस्त हो गया है। कई अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में हमने देखा है, वहाँ पर भी समस्याएं देखने को मिली है, वहाँ पर भी ट्विन टावर का जिक्र है। क्या देश में अब तभी इमारतें ध्वस्त होंगी या तभी इमारतें ठीक होंगी जब सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेयर होगा? सर माफ़ी चाहता हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो किया ना, सुप्रीम कोर्ट को जो सही लगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बारे में आज वो सुप्रीम अथॉरिटी है, उसके बारे में हम लोग ने कोई वाक्या करना गलत होगा, इसलिए मैं कोई वाक्या नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन आप जो मीडिया ने इसको जो इतना हाइप किया ना, ये मीडिया ने इसका पॉजिटिवनेस नहीं देखा। मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि आज हम डेवलपर को कहा जाता था कि हम सही नहीं है, हम गलती करते। मैं कहता हूँ कि हर कॉइन के दो साइड है। तो दूसरी साइड ये है कि भैया अब हमने जो भी किया, हालांकि जैसे उसने कहा कि उसको अप्रूवल थी, सो कॉल्ड अप्रूवल मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको अवैध माना। करेक्ट। तो उस वक्त आज अगर आप देखो तो डेवलपर लोग इलीगल बिल्डिंग बनाते, डेवलपर को दोषी मानते हो। सर आप एक काम करो, मैं हर आदमी को बोलता हूँ, आप एक मकान बना लो, कितनी तकलीफें हैं देखो। हाँ, लेकिन आज हमारे में से कोई थोड़े लोग हैं कि जो ये गलत काम कर रहे हैं, उसकी वजह से सारी कौम बदनाम हुई है। रेरा के बाद में ये चीज़ नहीं होगी। मैं 99.99% कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपने भी पहले मुझे थोड़ा सा पकड़ा, लेकिन वो 100% कोई गारंटी नहीं दे सकता, इसलिए मैं 99.99% बोलता हूँ। बिल्कुल कि रेरा के बाद में क्या होता है कि जो भी अप्रूवल आ रहे हैं, और आज इसका बदलता वक्त कैसे मैं समझाता हूँ। उससे पहले अगर आप देखो ना, डेवलपर में जब मैंने चालू किया 40 साल पहले, तब हाजी मस्तान, यूसुफ पटेल या 2-4 नाम थे, वही डेवलपर थे। उसके बाद में आए रहजा या हीरानंदानी, अजमेर, जो भी 4-5 नाम थे। लेकिन आज अगर आप देखो तो L&T है, टाटा है, गोदरेज है, शाहपुर जी है, मतलब आपको मैं इतने कॉरपोरेट गिना सकता हूं कि हर कॉरपोरेट की, अडानी बोलो, हर एक आदमी की दौड़ लगी है कि बाबा आज हमको रियल एस्टेट में होना चाहिए। और ये अच्छा है, ताकि उसका कारण क्या होता है, जैसे मैं बोलता हूं कि गौतम चैटर्जी सर भी पता है कि रेरा के टाइम पे हमारे ही काफ़ी डेवलपर कोर्ट में गए थे, लेकिन मैं एक था कि, और मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ काफ़ी लोग थे कि जिन्होंने प्रोजेक्ट रजिस्टर किया और सामने से आए कि नहीं, हम चाहते थे कि भैया ये जो गलत हो रहा है इसको रोको कहीं ना कहीं, और हमको भी रेगुलेट करो। और जितनी इंडस्ट्री आज तक रेगुलेट की है ना, वो सारी इंडस्ट्री में डेवलपमेंट हुई, प्रगति हुई, प्रोग्रेस हुई है। बिल्कुल सर, उसी का नतीजा है कि रेरा के आने के बाद और
आफ्टर कोविड हमने देखा कि बहुत से अच्छे प्लेयर्स हैं, उनका मार्केट शेयर बढ़ा है और बाकी जो फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स थे उनका मार्केट थोड़ा सा कम हुआ। एक बार सर अरोरा सर के पास फिर से चलते हैं। बता रहे थे अरोरा जी, आप बता रहे थे कि बाकी के जो प्रोजेक्ट आपके हैं उनमें क्या स्थिति है, उनमें होम बायर्स को किस तरह की जो दिक्कतें थी उनको लेकर क्या तैयारी है आपकी, जो पोजीशन देने हैं आपको अपने अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का, उसकी क्या स्थिति है? देखिए, अभी तक जैसे मैंने अभी आपको बता रहा था कि लगभग 70,000 मकान हम लोगों ने डिलीवर कर दिए और लगभग 20,000 अपार्टमेंट हमारे ऐसे हैं जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और वो करीब 70 to 80% बन के तैयार हो गए हैं। जो आपका क्वेश्चन था कि क्यों डिले हो रहे हैं, क्या रीज़न है, उसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। नोएडा रीजन के अंदर एक एनजीटी का विवाद हुआ था जिसमें 2 साल के लिए 10 किलोमीटर रेडियस में काम बंद किए गए थे कि वो इको सेंसिटिव जोन था, ओखला बर्ड सेंचुरी वाला, उसकी वजह से यहाँ काम बंद हो गए थे। 2 साल बंद होने की वजह से प्रोजेक्ट डिले हो गए। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे थे जहाँ पर लैंड एक्विजिशन का विवाद हुआ, मतलब जो लैंड ओनर थे उन्होंने अथॉरिटी के खिलाफ एक रिट पिटीशन दायर करी और वो उसके ऊपर स्टे लेके आ गए। तो उस रीजन की वजह से ये प्रोजेक्ट डिले रहे। जो अभी जो हम आपको बताना चाहते हैं कि 70-80% बन गए हैं, कुछ बाकी हैं, तो वो रीजन केवल वही है कि उसके ऊपर जो है ये विवाद रहने की वजह से ये प्रोजेक्ट डिले हुए, कोविड की वजह से डिले हुए। और अब लास्ट में आके जो लोगों की रजिस्ट्रियाँ बाकी हैं, लोगों का कंप्लीशन नहीं हो पा रहा है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था बिक्रम चटर्जी एक मामले में कि जो इंटरेस्ट रेट है अथॉरिटी, वो इंटरेस्ट रेट जो है वो करीब MCLR के ऊपर चार्ज होना चाहिए, लेकिन अभी तक उसको नोएडा अथॉरिटी ने अभी तक लागू नहीं किया। तो ये सारे रीजन बहुत सारे ऐसे हैं जो क्लब हो गए हैं। अगर इसका कहीं ना कहीं सॉल्यूशन निकलता है, ऑर्डर लागू होता है और ये सब इम्प्लीमेंट हो जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट हैं हमारे जिसमें 20,000 अपार्टमेंट डिलीवर होने हैं, आने वाले 2 साल के अंदर 100% डिलीवर दिए जाएंगे और एक एक कस्टमर को उसका घर का रजिस्ट्री करा के पोजीशन दिया जाएगा। बिल्कुल, ये चीज़ें दोबारा नहीं होनी चाहिए। चर्चा बहुत खास और बहुत अहम है, लेकिन समय हमेशा सीमित होता है, समय हमेशा कम पड़ जाता है। तो आज इस हफ्ते सुपरटेक के ऊपर ये जो चर्चा चल रही है उसको फिलहाल यहीं पर विराम देते हैं, लेकिन ये चर्चा कंटिन्यू जारी रहेगी। अगले हफ्ते हम बात करेंगे कि सुपरटेक की जो आगे की योजनाएं हैं, जो आगे की परियोजनाएं हैं, जो तमाम होम बायर हैं जिनके समस्याएं हैं, उनको दूर करने के लिए क्या कुछ तैयारी है और ओवरऑल रियल एस्टेट में इस समस्या को जड़ से मिटाया जाए उसके लिए क्या कुछ तैयारी है, उसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है, चाहे वो गवर्नमेंट बॉडीज हो, होम बायर्स को कहां सतर्क रहना है, इन्हीं बातों पर चर्चा जारी रहेगी। लेकिन फिलहाल आज प्रॉपर्टी प्लस में इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते इसी पर चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे।